आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सॉइल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमारी 2 क्लास और सॉइल साइंस से संबंधित यानी मृदा विज्ञान से संबंधित हो चुकी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से हमने ऐसे प्रश्नों के बारे में डिस्कस किए हैं उन क्लासों पर जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार आते हैं। तो उनको आप जरूर देखिए ताकि यदि एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो निश्चित ही है आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको एग्रीकल्चर से संबंधित नए नए अपडेट प्रतिदिन जो है मिलते रहे। हालांकि जो है एग्रीकल्चर से अपडेट मिलने का जो समय है, यदि आपको मैं बताऊं तो मॉर्निंग में 7 o'clock और इवनिंग में 7 o'clock, ये 2 समय है एग्रीकल्चर के नए अपडेट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। क्यों उपयुक्त होती है? काली मिट्टी यदि हम फसलों की दृष्टि से देखें तो ये ऐसी मिट्टी होती है जिसमें जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए यह सभी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है? शुष्क भूमि कृषि के लिए। कौन सी भूमि के लिए? शुष्क भूमि कृषि के लिए। कहने का मतलब वही हुआ कि जिस स्थान पर बारिश कम होती है वहाँ पर ये यदि सिंचाई की व्यवस्था कम है तो यदि हम सिंचाई 1-2 लगा दें तो ये पानी को पकड़ के रखती है और शुष्क खेती में फायदेमंद होती है। दूसरा क्या है? काली मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज है। यानी काली मिट्टी का प्रमुख खनिज क्या है? काली मिट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मॉइस्चर खत्म होने के बाद उसमें दरार पड़ जाती है और जैसे ही पानी मिलता है तो वो फूलकर जो है दरार को बंद कर देता है, यानी फैल जाती है। तो ये ऐसा किस कारण से होता है? उसमें एक खनिज पाया जाता है और उस खनिज का नाम क्या है? मोंटेमोरिलोनाइट। क्या है? मोंटेमोरिलोनाइट। और ये मोंटेमोरिलोनाइट ऐसा खनिज होता है जब यदि भूमि में पानी मॉइस्चर खत्म हो जाती है तो ये सिकुड़कर बिल्कुल एकदम सघन हो जाता है, जिससे भूमि में दरारें पड़ जाती है और जैसे ही पानी मिलता है तो फिर ये जो है फैलकर अपनी जो है विशालता बना देता है, जिससे कि दरारें बंद हो जाती है और पानी अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। फिर अगला क्या है? काली कपासी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? काली कपासी मिट्टी में जो है नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है। हालांकि यदि हम देखें तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश और फिर पूर्वी राजस्थान में। ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है और हमेशा पेपर में आता है और पूछा क्या जाता है कि काली मिट्टी किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ज्यादातर विद्यार्थी गलत करते हैं। गलत कैसा करते हैं? वो सीधा लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि रॉन्ग है। हाँ, यदि ऑप्शन में यदि मध्य प्रदेश दिया है और महाराष्ट्र नहीं है तब आपको मध्य प्रदेश चूज करना है। लेकिन यदि ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी दिया, महाराष्ट्र में भी दिया और फिर पूछ ले कि काली मिट्टी किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आपको बिल्कुल निश्चित ही है, निसंदेह आपको जो है महाराष्ट्र टिक करना होगा। फिर अगला प्रश्न क्या दिया है? अजोला का व्यापक रूप से जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अजोला एक कल्चर होता है जो धान की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये आपको भली भांति पता होगा। मिट्टी के किस आकार के कण कोलाइड गुण दर्शाते हैं? मिट्टी के किस आकार के कण कोलाइड गुण दर्शाते हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोलाइड होते क्या है, किसे कहेंगे हम कोलाइड। तो कोलाइड जो है एक प्रकार के विषममांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? विषममांगी मिश्रण होते हैं और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच इनकी क्या है? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच इनका आकार होता है। और लेकिन देखने में कैसे लगते हैं? सममांगी लगते हैं। और कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और कोलाइड में 2 भाग होते हैं। कोलाइड में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये 2 भाग होते हैं इसके।
हालांकि ये पेपर की दृष्टि से कभी कभी पूछ लेता है कि कोलाइड के कितने भाग होते हैं। कोलाइड के 2 होते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरी होती है परिक्षेपण माध्यम। ये 2 इसके भाग होते हैं। और टिंडल प्रभाव के बारे में यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे से पता होगा। टिंडल प्रभाव जो है, टिंडल प्रभाव में आपको कोलाइड कण देखने को मिलेंगे। और कोलाइड कण इतने छोटे होते हैं कि जो हमें, अब मैं आपको बताता हूँ टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो आपको निश्चित ही समझ में जाएगा। बहुत आसान शब्दों में कहानी के तौर में मैं आपको समझाता हूँ टिंडल प्रभाव क्या होता है। यदि आप कच्चे मकान में देखेंगे तो कच्चे मकान में थोड़ी सी भी रोशनी, कच्चा मकान और उस कच्चा मकान जिसमें जो है रूम पैक हो और बाहर से जो है सूर्य का प्रकाश ना आता हो, केवल जो कबीलू होते हैं, खपरे, उनके बीच से जो है, यदि वो टूटा हो या फूटा हो, थोड़ी सी रोशनी रूम तक पहुंचती हो अंदर, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप देखना वहां पर एक लाइट जैसा प्रकाश प्रदर्शित होता है। और वो लाइट जैसे प्रकाश में, जैसे टॉर्च का लाइट सीधा जाता है, ऐसे ही वो कमरे के अंदर लाइट सीधा जाता है। और वो प्रकाश में आप देखना छोटे छोटे कण, बहुत बारीक कण जो है प्रकाश में आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो वो घूमते हुए कण ही क्या कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोलाइड। और इनका आकार 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। और इनकी 2 माध्यम होते हैं, परिक्षिप्त माध्यम और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। और यह जो क्रिया मैंने आपको बताया था कि कच्चे मकान में जो अंदर प्रकाश आता है और सूर्य की रोशनी पड़ती है, और सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद जो है उसमें छोटे छोटे कण घूमते हुए नजर आते हैं, और यह सब जो क्रिया है ये टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव। तो निश्चित ही आपको टिंडल प्रभाव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला क्या दिया है हमारे सामने, और इनका जो, और जो मिट्टी की जो कोलाइड है, उनके जो मिट्टी के किस आकार के कण कोलाइड गुण रखते हैं, और जो मिट्टी में भी बहुत छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, तो उनका जो व्यास जो होता है कितना होता है, 0.001 मिलीमीटर व्यास से कम होता है। तो ये यहाँ पर मिट्टी के कोलाइड की बात हुई है, और हमने जो है टिंडल प्रभाव से उसको समझने का प्रयास किए। यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं बिल्कुल टिंडल प्रभाव के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। फिर क्या दिया है, कोलाइड शब्द किसके द्वारा दिया गया था। कोलाइड शब्द जो है ग्राहम 1861 किसके द्वारा दिया गया था, ग्राहम वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था 1861 में। अब हमारे सामने अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या पूछा है, बैंकिंग सोडा का सूत्र लिखिए। तो बैंकिंग सोडा का जो सूत्र होता है NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, Na यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। यह एक प्रकार का सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जो ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है, और दुर्बल क्षारीय यानी पानी में घुलनशील होता है। कैसा होता है, दुर्बल क्षारीय या पानी में घुलनशील होता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग क्या है, तो इसका बहुत सारा उपयोग है, जैसे खमीर उठाने वाले एजेंट के रूप में, सीने की जलन के लिए एसिटिक के रूप में, और सफाई उत्पादों में। ये सारे पदार्थ जो है इससे मिलकर बनते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि कास्टिक सोडा का सूत्र लिखिए। तो बिल्कुल सीधा सा, इसका बहुत छोटा सा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने अभी देखे कास्टिक सोडा का सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में चाहे एग्रीकल्चर का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये जो है यदि हम सीधे तौर में देखें तो एक जनरली हम देख रहे हैं आज जानकारी जो कंपटीशन एग्जाम में भी आती है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में ही ये जानकारी फायदेमंद होने वाली, ये अदर एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। यदि हम देखें तो PAT, CPAT, ICR, BHU, MP-TET ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो यह क्लास जो है ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। तो चलिए हम देखते हैं आगे हमारे सामने अब क्या दिया है।
शून्य जुताई का परिचय कराने वाले पहला देश है, यानी कि शून्य जो जुताई यानी जीरो टिलेज का परिचय कराने वाला, यानी सबसे पहले जीरो टिलेज की शुरुआत किस देश से हुई थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूएसए। क्या बोलते हैं? यूएसए। यानी ये एक ऐसा देश है जिसने शून्य भू परिष्करण की शुरुआत किया। अब इसके बाद आगे क्या दिया? यूरिया। यूरिया की उपस्थिति, यूरिया में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण यूरिया जो है पानी में मिलकर अमोनियम कार्बोनेट में बदलती है? पानी में मिलकर अमोनियम कार्बोनेट में बदलती है। तो यूरिया में एक यूरियज एंजाइम पाया जाता है, और इसी यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में जैसे ही आप यूरिया को खेतों में डालते हैं तो यूरिया जाती है खेत में, और जैसे ही पानी में मिलती है तो अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाती है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का प्रयोग किस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? विद्युत चालकता का प्रयोग किस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? मिट्टी की लवणता पता करने के लिए विद्युत चालकता का उपयोग किया जाता है। अब यदि हम लवणीय मिट्टी में देखें तो लवणीय मिट्टी में जो है विद्युत चालकता बहुत तीव्र गति से होती है, तो ऐसा भी लवणीय भूमि को पता लगाने के लिए किया जाता है। अब आज का जो इस क्लास का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो क्या है कि गेहूं में परागकण बांझपन किस कारण होता है? यानी गेहूं में यदि परागकण बांझपन हो जाते हैं, उनमें जो है जनन की क्षमता नहीं होती है, तो किस कारण से ऐसा होता है? बोरान की कमी से। यदि गेहूं की फसल में बोरान की कमी हो जाए तो ऐसी समस्या आती है, ठीक से जो है बीज बनने की प्रक्रिया हो नहीं पाती है। अब अगला क्या है? बालास्ट तत्व है तो एल्युमिनियम और सिलिका। किस राज्य में लाल मिट्टी प्रमुख पाई जाती है? यदि किस राज्य में लाल मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, यदि हम सीधा तौर में कहें तो किस राज्य में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। हालांकि जो है वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये लाल मिट्टी जो है फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर अगला क्या दिया है? किन राज्यों में लेटेराइट मिट्टी प्रमुख है? तो लेटेराइट मिट्टी हमने काफी बार अध्ययन किए और देखे भी थे कि कर्नाटक एवं केरल एक दो ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है लेटेराइट मिट्टी की क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा? भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आमतौर पर होती है। यदि हम भारतीय मृदा में देखें तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 0.5% से कम होती है। कितनी होती है? 0.5% से कम होती है। यदि हम भारत में देखें तो भारत की जो मिट्टी है, ये तो हमने कार्बनिक पदार्थ की मात्रा देखी, लेकिन यदि पोषक तत्व की हम बात करें तो नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो भारतीय मृदा में जो प्राथमिक पोषक तत्व कहलाता है, इसकी मात्रा सबसे कम पाई जाती है। मतलब हमेशा जो है सभी मिट्टी में कमी देखी जाती है। और इसके बाद में यदि सूक्ष्म पोषक तत्व हम देखें तो सूक्ष्म पोषक तत्व में हम देखें तो जिंक ऐसा एक तत्व है जिसकी मात्रा भारतीय मृदा में सबसे कम पाई जाती है। सबसे अधिक हरी खाद की फसल कौन सी है? सनहिम्ब, जिसे सनई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सनई कहते हैं। और ये सनई एक ऐसी फसल है जो प्रतिवर्ष यदि हम जिस खेत में भी लगाते हैं तो 134 किलोग्राम नाइट्रोजन भूमि को प्रदान करती है, और वही नाइट्रोजन जो है दूसरी फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। लकड़ी का विघटन मुख्य रूप से होता है, यानी लकड़ियों को सड़ाने का काम कौन करता है? एक्टिनोमाइसीटीज के माध्यम से होता है। एक्टिनोमाइसीटीज भी एक सूक्ष्म जीव होता है जो लकड़ियों को सड़ाने का काम करता है। फिर अगला क्या दिया है? निम्फजीन किसके लिए जिम्मेदार है? निम्फजीन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण जीन माना जाता है। फिर महीन बनावट वाली मिट्टी किसके प्रति अधिक संवेदनशील होती है? महीन बनावट वाली मिट्टी जो है महीन बनावट वाली मिट्टी किसके प्रति अधिक संवेदनशील होती है? मतलब महीन बनावट वाली मिट्टी ऐसी होती है यदि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए या पानी गिर जाए तो वो पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, और ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है। तो ये पानी के प्रति या पानी का क्षरण के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। ज्यादातर सभी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा होती है। तो बलुई दोमट एक ऐसी मृदा है जो सभी फसलों की खेती इसमें बहुत अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और यदि हम पीएच मान की हम बात करें
तो पीएच मान सभी फसलों के लिए 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए, यानी उदासीन होना चाहिए। यदि ये पीएच मान है तो निश्चित ही जो भी फसल हम जिस खेत में भी लगाते हैं अच्छी पैदावार मिलती है। धान का पौधा मिट्टी में बहुत कम स्तर तक या O2 की खाली स्थान को भी सहन कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि धान का पौधा एक ऐसा पौधा होता है, यदि मिट्टी में बहुत कम ऑक्सीजन भी हो तो ये अपना जीवन निर्वाह कर लेता है और ऑक्सीजन की कमी इसमें खुद पूर्ति कर लेता है, क्योंकि इसकी पत्तियों के नीचे कुछ ऐसी अरेनकाइमा सेल्स पाई जाती है जो ऑक्सीजन की पूर्ति कर देती है, इसीलिए इसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूना का वांछित आकार होना चाहिए। मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी का जो वांछित आकार जो है आधा से 1 किलोग्राम होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि सॉइल टेस्टिंग कैसे करते हैं, मृदा परीक्षण है ना, सॉइल टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे कि सॉइल टेस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हम सॉइल टेस्टिंग करने के लिए कुछ नमूना को एकत्रित करते हैं। नमूना कैसे करते हैं कि खुरपी या फावड़े की सहायता से, खुरपी या हमें सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग करने के लिए मिट्टी तो लेना ही पड़ेगा, तो वो मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, नमूना बोलते हैं। तो नमूना को कैसे एकत्रित करना है खेतों में, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लीजिए, फावड़ा लीजिए या फिर फावड़े की सहायता से भी आकार खोदिए। कैसा करिए, भी आकार का गड्ढा बनाइए, और भी आकार का कितनी गहराई तक गड्ढा बनाना है, 15 से 20 सेंटीमीटर। कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर भी आकार का गड्ढा बनाइए, और गड्ढे के 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की परत ऊपर से मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपरी परत को खुरच कर फेंक दीजिए, और फिर भी आकार का गड्ढा बनाइए। और भी आकार का गड्ढा कितना बनाना है, 15 से 20 सेंटीमीटर का बनाना है। फिर क्या करना है, पूरे खेत से 10 से 15 अलग अलग जगहों से ऐसे ही मिट्टी के नमूना लेकर एक साफ बाल्टी में इकट्ठा कर लेते हैं, और एक साफ बाल्टी में इकट्ठा करने के बाद उन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। और अच्छे से मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, उस नमूने से जो हमने इकट्ठा किए हैं उससे हम 500 ग्राम से 1 किलोग्राम मिट्टी ले लेते हैं, और इस 500 ग्राम या 1 किलोग्राम मिट्टी को लैब में पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। अब मिट्टी का परीक्षण क्यों किया जाता है, मिट्टी का परीक्षण इसलिए किया जाता है ताकि किसान को जो है मिट्टी में जो भी पोषक तत्व की कमी है या अधिकता है उसके बारे में ठीक से पता चल सके। इससे क्या होगा कि वो ठीक से उत्पादन ले सके, और कौन सी उर्वरक डालना है या नहीं डालना है, क्या है, यदि हम कोई उर्वरक की आवश्यकता नहीं वो डालेंगे तो क्या वो वेस्टेज हो जाएगी और किसानों को नुकसान होगा, और भूमि को भी जो है बहुत बड़ी हानि होती है। इसीलिए जो है सॉइल टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी आशा करूंगा कि किसानों को जो है सॉइल टेस्टिंग जरूर कराना चाहिए, और सॉइल टेस्टिंग कराकर ही खेती करना चाहिए। बोरान के प्रति सर्वाधिक सहिष्णुता वाली फसल है वो क्या है, चुकंदर। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम अगली क्लास में और जानकारी देखेंगे। तो ऐसे आपको नए नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन ऐसे नए नए अपडेट लेके आते रहता हूँ। तो आज की मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अगली क्लास के लिए हम और जानकारी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।